Hi everyone, welcome to my channel. My name is CA मुस्कान बंसल एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो मई 2024 में एग्ज़ाम आने वाले हैं। चाहे आप सी इंटर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सी फाइनल स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों के लिए वीडियो अप्लाई करती है क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊँगी जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी अपनी प्रिपरेशन करने में अपने एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा हमें रोड मैप मिल जाता है तो उस रास्ते पे चलना हमें काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हमें थोड़ा रास्ता हमें बनाना है या फिर हमें उस चीज़ के लिए शुरुआत से तैयारी करनी है तो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि कैसे तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अपनी प्रिपरेशन करते करते हमें उन चीज़ों को भी देखना होता है। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके लिए कौन सा वीकर सेक्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्गर सेक्शन है। देखो कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हो, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ किसी सब्जेक्ट में आप कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है, जिसको आपको रिमेंबर करने में दिक्कत आ रही है, छोड़ नहीं सकते। एटलीस्ट उसमें से कुछ पोर्शन छोड़ के कुछ पोर्शन देख सकते हो, ये आप कर सकते हो। बट आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट में से ही निकालना होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा आपका वीकर है। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको तो पक्के से स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब जो आपका वीकर है उसमें से निकालने की कोशिश कीजिए कि इसमें से मैं ऐसे क्या पॉइंट्स कर सकता हूँ, क्या टॉपिक कर सकता हूँ कि जो मुझे एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस दिलवाए कि हाँ मैंने ये पोर्शन भी थोड़ा बहुत कर लिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस पर फोकस करना है। एक कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप अपना ऑडिट ले लीजिए, लॉ या फिर अकाउंट्स ले लीजिए। ठीक है, तो मैं अपनी बात करती हूँ। ऑडिट में जितने भी एसेज थे वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्गर सेक्शन था वो। ठीक है, कंपनी ऑडिट या फिर प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो चैप्टर था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन था मेरा वीकर सेक्शन पता क्या था कि अदर कंपनीज़ के ऑडिट के बारे में पढ़ना। उसमें से भी कुछ चीज़ें थी जैसे NBFC या फिर इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट, वो मेरे लिए थोड़ा वीकर सेक्शन था, बट मैंने उसको छोड़ा नहीं। उसमें से मैंने कुछ पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया। ये नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ा मैंने, क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रहा था। ठीक है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने सोचा कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको तो मैं अच्छे से करके जाऊँ, बट वीकर को मैं छोड़ के नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख के जाऊँ। अगर क्वेश्चन आता है जितना मैंने पढ़ा एटलीस्ट मैं वो अटैम्प्ट करूँगी, नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है शायद मेरे उससे पासिंग मार्क्स आ जाए। एंड थैंकफुली मैंने अपने आप तैयारी की थी, ऑडिट की तो सेल्फ स्टडी थी और मेरे 54 मार्क्स थे। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले उसको सेपरेट कर लीजिए कि कौन सा वीकर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग वाले पे तो बिल्कुल फोकस कीजिए और जो वीकर है उसको भी फोकस कीजिए जो आपसे ये हो पाता है। ठीक है, ट्राई योर बेस्ट। ओके, सेकंड मैं आपसे कहूँगी कि अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए बाय द मिड ऑफ मार्च, क्योंकि उसके बाद टाइम बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा, और फिर तो ऐसे भागेगा टाइम कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी, बट कोशिश कीजिए अपना मार्च मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत टाइम होगा फिर उसके बाद उसको रिवाइज करने का। ठीक है, तो ट्राई योर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास मिड ऑफ मार्च तक मान लीजिए आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, अब उसको रिवीजन करना है। रिवीजन आप कोशिश करिए एटलीस्ट 3 रिवीजन्स आपके होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क नहीं बता रही हूँ कि आप रिवीजन कैसे कीजिए, अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आपको अपने आप थोड़ा तो लगाना होगा कि कैसे डिवाइस करूँ। जैसे मैंने क्या किया था कि 20 दिन में एक रिवीजन कर लिया, 15 दिन में एक रिवीजन कर लिया, ठीक है, फिर 10 दिन में एक रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करा था मैंने, ऐसे कर लिया था मैंने। जैसे मैंने ये चीज़ अपनाई थी जब मैं फाइनल की ग्रुप 2 में थी, क्योंकि ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स होते हैं बाद में, तो इसलिए ये चीज़ अप्लाई हो चुकी थी, क्योंकि 20 + 15 + 10 होता है 45 डेज़। ठीक है, तो ये मैंने करा था। तो एटलीस्ट मैं आपसे कह रही हूँ 3 रिविजन्स तो अपने ज़रूर करके चलना, क्योंकि आपको याद रखना है। याद होगा तो ही तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो इतना तो अपने ऊपर, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेन तो होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस जब नहीं होता ना तो हमारा दिमाग भी उस टाइम काम करना बंद कर देता है, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप रिवीजन कर लोगे ना तो आपको पक्का कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं कि अपने 10 दिन बीच में, ये जो रिवीजन है उसके बीच में आपको 10 दिन छोड़ने हैं फॉर राइटिंग मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैंने एक दिन में 3 मॉक टेस्ट करे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख के देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे।
पर एटलीस्ट 10 डेज छोड़ना कि जिससे आप तैयारी कर सको, मॉक टेस्ट लिख के देख सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख के देख सको। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा काफ़ी सारी चीज़ों का कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। आपको ये चीज़ का पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट कैसे आते हैं क्वेश्चन। और अगर केस स्टडी बना के पूछ रहे हो तो केस स्टडी में क्या अल्टीमेटली डायरेक्ट आ रहे हैं क्वेश्चन या फिर घुमा फिरा के आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है ओवर द अदर टॉपिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपकी राइटिंग स्पीड इस इंक्रीज़ होगी, आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी होगी एंड थोड़ा बहुत वहाँ से आपको पक्का कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसके लिए 10 दिन ज़रूर बचा के रखना, लिख के ज़रूर देखना, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप टिक कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। लिख के ज़रूर देखना। अपने 3 घंटे का पेपर होता है तो उसको ज़रूर लिख के देखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सुबह होती है ना हमारी, बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। उसमें हमारा दिमाग रिफ़्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, सॉरी रिफ़्रेश नहीं फ्रेश होता है। तो उस टाइम हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमारे हिसाब से हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। सो आपको वो पिक करना चाहिए सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कि सीए फाइनल ग्रुप 1 में मैं अपना ऑडिट लेके बैठती थी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो थोड़ा ज़्यादा मुझे उस पर दिमाग लगाना था, तो मैं सुबह वो लेके बैठती थी। ग्रुप 2 में मैं क्या लेके बैठती थी, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो मैं सुबह के टाइम अपना उसको कर लेती थी, ठीक है। तो वो जो 12 बजे तक का समय होता है ना, वो काफ़ी फ्रेश होता है। तो उसमें आप अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को कर सकते हैं आराम से। तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में वो वाला सब्जेक्ट लीजिए जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट मैंने आपको बताया, आपके लिए जो डिफ़िकल्ट है आप उसको लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने में मैं जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ लेते हैं कुछ, अगर आपने मान लीजिए अब 10 पेज पढ़े, ठीक है, 10 पेज पढ़े आपने, उसको हाथ तो हाथ उसी टाइम हैंड टू हैंड रिवीजन करना है 10 के 10 पेजेस को। एंड वही रिवीजन आपको नेक्स्ट डे फिर से करना है, वही रिवीजन। जैसे मान लीजिए आपने आज आपने कुछ भी पढ़ लिया, उसको रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट डे जब आप नई चीज़ पढ़ोगे, नई चीज़ आपने पढ़ ली, तो इसको एक बार और रिवीजन कीजिए। आई मीन टू से, आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसको हैंड टू हैंड रिवीजन किया। सेकंड डे आपने कुछ नई चीज़ पढ़ी, उसको तो आप रिवाइज करेंगे ही हैंड टू हैंड वाला, बट जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा था उसको भी रिवीजन कीजिए। अगर आप ये 10 दिन भी करते हैं ना, तो आप देखना 10 दिन में जो आपने पढ़ा है ना, आपको सारा याद होगा। आप उसे भूलने नहीं वाले हो टिल द एग्जाम्स, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने खुद किया था पीजीबीपी जो चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स का। अगर आप भवन बुराना सर की बुक ले लीजिए तो उसमें भी काफ़ी सारे पेजेस उसमें कवर हैं पीजीबीपी के लिए, बट मुझे वो पूरा याद हो गया था क्योंकि मैंने उसके लिए यही वाली टेक्निक अप्लाई थी, ठीक है। जैसे जो आज पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लिया उस दिन, अगले दिन जो पढ़ा उसको तो रिवाइज़ किया, पर प्रीवियस डे वाला भी किया। करते करते ऐसे 10वें दिन तक मुझे 9 दिन वाला रिवीजन करना था और 10th वाला भी, तो उसमें टाइम तो बहुत लग रहा था, बट ये है कि याद हो गया था, मुंह पे बिल्कुल भूलने लगा था अपने आप ही, ठीक है। तो करके देखना, पता चल जाएगा जब आपको। उसके बाद तो अपना मॉर्निंग टाइम अच्छे से यूज़ करो 12 बजे तक, ठीक है। और यहाँ ये ध्यान रखें, बहुत लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट होना चाहिए एकदम फुल, बट नो, अपना ब्रेकफास्ट लाइट रखो। लाइट रखोगे ना तो दिमाग आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा। एंड स्मॉल मील्स पे अगर आपका फोकस होगा तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। जैसे धीरे धीरे कुछ, जैसे हर 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, आपको एनर्जी भी मिल गई और आपका थोड़ा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया, थोड़ा आप मतलब आपको अच्छा लगेगा। एक साथ आप फुल हो जाओगे ना तो आपकी एनर्जी भी थोड़ी लो हो जाएगी, आपको थोड़ा स्लीपीनेस फील होगा, ठीक है, लेज़ी हो जाओगे आप। तो वो मेरा ये मानना है, बट अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है कि आपको थोड़ा फुल लेना अच्छा लगता है तो आप देख लीजिए। बट मैं तो हमेशा ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट लेती हूँ, उसके बाद स्मॉल मील्स में लेती हूँ, ठीक है। फ्रूट्स ले लिया या फिर दाल राइस खा लिया एक बार में, या फिर उसके बाद मैंने दाल रोटी खा ली, ये होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। और एक्सरसाइज आपको रेगुलर कर लेनी चाहिए, उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, मूवमेंट में रहेगी। और मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट 40 मिनट्स आपको वॉक पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, रेस्ट और उसको आराम मिलेगा, ठीक है। इनफ अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि आपको बीच बीच में पावर नैप्स लेने चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम आ गया कि फरवरी भी आ चुका है, टाइम बहुत कम बचा है। आपके अंदर एक स्पीड होगा कि अब मुझे करना है, मुझे ये करना है, तो आप अपने
प्रिपरेशन में ज़ोरों ज़ोरों से लगे हुए होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। पावर नैप्स लीजिए, ये ना कि आप फ़ोन में रील्स देखें या फिर कोई वीडियो देखें, उससे आपकी जो थकावट है वो नहीं उतरेगी और आपको थकावट हो जाएगी। जो हमारी आइज़ होती है उसको आराम तो तभी मिलेगा ना जब इन्हें हम बंद करके थोड़ी देर सो जाएं, 10 मिनट सो जाएं, वो बहुत ही अच्छी स्लीप होगी आपकी आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ये रिलैक्स कर देगी। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि पावर नैप्स हमें लेना चाहिए। और उसके बाद कहूँगी कि मैं आप ज़्यादा अपनी बुक्स को, ये नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स रख लें एक सब्जेक्ट की, जितना कम हो सके उतने पे फोकस कीजिए। स्टडी मटेरियल इज़ बेस्ट। उसके बाद जो आपके टीचर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं आप उन पे भी अपना ध्यान रखिए, बट ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स फैला गए हैं, उससे कन्फ्यूजन होता है। और जो हम अपने हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं उसी बुक पे लिखते हैं जिससे हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ठीक है, आपको बुक्स भी इतनी रखनी चाहिए जितना आप देख सके। ये नहीं कि आप उन्हें देख देख के वो हो जाएं कि यार इससे भी पढ़ना है, इससे भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बनाइए। इससे आप काफ़ी चीज़ों से बच जाओगे, कंफ्यूज्ड होने से बच जाओगे। क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी कि ये टॉपिक का मतलब क्या है, ये टॉपिक किसके बारे में बात करता है, कि ये लिमिट्स क्या है, लिमिट ओवर है कि अबोव है, लिमिट इक्वल है कि अबोव है। बहुत सारी चीज़ें हैं ये। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस डाल भी रखे हैं। लॉ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस डाल रखे हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। बट आगे में मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी कि स्मॉल नोट्स कैसे बनाने चाहिए जिससे कि आपको क्लैरिटी हो, कंफ्यूज ना हो आप किसी भी टॉपिक को लेके। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं। एंड ये भी है, हम ये सोचते हैं कि हम डर जाते हैं कि हम ये छोड़ रहे हैं, हम ये छोड़ रहे हैं, कहीं इससे ना आ जाए कुछ। देखो, आना तो सब चीज़ों से ही है, ऑफकोर्स पूरा लिख रखा है उन्होंने कि इस चीज़ से हम इतना कवर करेंगे। बट देखो, हम कोई मशीन तो है नहीं, वी आर ह्यूमन बीइंग। थोड़ा बहुत हम भूल भी जाते हैं, हर चीज़ हमारी याद भी नहीं हो सकती, हर चीज़ हमें समझ भी नहीं आ सकती। पर कुछ चीज़ें हम इतनी अच्छी से समझ जाते हैं कि उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया हमें पता है। तो इतना अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। ठीक है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको फुल फोकस, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको कीजिए। जो आपका वीकर है उसको भी अच्छे से कीजिए, बट कुछ उसमें से कुछ छूट भी जाता है तो डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, मेरा तो ये था कि मैं जितने भी अपने पेपर लिख के आई हूँ, ये नहीं है कि मैंने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है। मुझे शायद याद होगा कि सिर्फ मेरा SFM ऐसा पेपर था जिसमें मैंने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, बाकी में मेरा छूटा ही है कुछ ना कुछ, किसी में 10 नंबर का, किसी में 5 नंबर का, किसी में 15 नंबर का। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम छोड़ के आने तो हमारा पेपर ही गलत जाएगा, बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब वो किसी पेपर में तो मेरा पेपर इसलिए छूटा कि टाइम पूरा हो गया, किसी पेपर में इसलिए छूटा कि मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं आता, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ। ठीक है, तो यही था। बट इस चीज़ से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते हैं, बट एट दी एंड कितना कवर हो पाता है वो तो हमारी प्रिपरेशन और टाइम पे डिपेंड करता है, या हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस यही बातें थी, उनको सबको ध्यान में रख लो, आपका प्रिपरेशन अच्छी होगी और आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम को। तो आपको कुछ पूछना है कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।